I hope you can see the screen and you can hear me, right? Okay, ठीक है। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है that is hydrogen and its compounds and अच्छा do you have the मॉड्यूल हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स के आपके पास कौन सी मॉड्यूल नए वाली या पुराने वाली या दोनों है? ओके ओल्ड फाइन। Okay, I'll be sharing एक सेकंड I'll be sharing a worksheet। मिला आपको? मैंने एक शेयर किया है। Can you see this? मिला क्या? I think this is the old booklet that you have, right? ये शायद वही चीज है। Can you just check and compare? मिला? ओल्ड वाली है, ठीक है। So we'll be following this। तो अभी आप लोग हाइड्रोजन एनसीईआरटी से पढ़ के आए हो क्या? Have you gone through हाइड्रोजन from एनसीईआरटी? क्या आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। डू यू नो वेयर इज हाइड्रोजन प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल? जनरल बात करते हैं, वेयर इज हाइड्रोजन प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल? एवरीबॉडी, व्हाट आई एम आस्किंग इज वेयर इज हाइड्रोजन प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल? अरे ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं, ये तो बताओ। टॉप लेफ्ट। ओके, अभिलाषा इज सेइंग एस ब्लॉक। ओके, रियली एस ब्लॉक में है क्या ये? एक्चुअली देखो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इट इज अनडिफाइंड। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, पहली चीज तो इट इज अनडिफाइंड। ये मैं फिर से नहीं मतलब ये तो आपको पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं इस बार में। देखो हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्दो एस में जाता है बट इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये किसके साथ मैच करती है? ग्रुप 1 के जैसा H प्लस भी बनाता है और ग्रुप 18 के जैसा ये क्या बनाता है? F माइनस बनाता है। जैसे हाइड्रोजन F माइनस बनाते हैं, X माइनस बनाते हैं, वैसे ही H माइनस B बनाता है। इतना ही नहीं, जैसे हाइड्रोजन X2 के फॉर्म में रहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के टाइप, ये भी H2 के फॉर्म में रहता है, राइट? तो पहली चीज ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। इट इज नॉट डिफाइंड कि इसको कहाँ रखना है। इट कैन बी प्लेस्ड बोथ इन दी आई मीन एस ब्लॉक एज वेल एज पी ब्लॉक, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में इसको रखा जा सकता है। मॉडल हैज नो क्वेश्चंस, नो इश्यूज, यू कैन टेक अप प्रीवियस ईयर पेपर्स। आई होप यू हैव द अच्छा एक बात बताओ, पिछले साल के पेपर्स की कोई बुक खरीदी है ना तुमने? पिछले साल के पेपर्स तो उससे यू कैन सॉल्व। अरिहंत ठीक है, अरिहंत चलेगा। किसी का भी खरीदा है? जस्ट अ मिनट, द स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड फॉर अ मोमेंट। You can purchase anything, you can purchase Cengage, you can purchase Arihant। पिछले साल के पेपर्स की जो बुक आती है you can purchase from any source, ठीक है? You can purchase from Cengage as well, you can purchase from Arihant। जो तुम्हें सही लगे खरीद लो। पिछले साल के पेपर में कुछ अलग कंटेंट थोड़ी होता है, इट्स जस्ट द प्रीवियस ईयर पेपर, सब में सेम ही रहेगा ना।
तो क्वालिटी वगैरह की तो बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो डिफाइंड है। अरिहंत में ज्यादा लंबे टाइम पर मिल जाता है, ये एक फायदा होता है, 40 साल के पेपर्स दे देते हैं अरिहंत में। ठीक है, ओके फाइन। ओके सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, आई होप यू नो दैट। कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी हम बात करेंगे बिफोर वी प्रोसीड टू द चैप्टर। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन है? एवरीबॉडी, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अर्थ के क्रस्ट पे होता है एल्युमिनियम ज्यादा, ऑक्सीजन भी सोच सकते हो, बट यहाँ पे पूरे यूनिवर्स में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। ज्यादातर जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाता है, और दिस फ्यूजन generates energy which is the major source of energy for a star. So ज्यादातर जो यूनिवर्स है ना, it is mostly hydrogen, and 70% of the total mass of universe is hydrogen. समझ में आ रही है बात? ज्यादातर यूनिवर्स जो है ना वो हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं। अर्थ से क्रस्ट पे थोड़ा अबंडेंस कम है, but mostly the major constituent of universe is hydrogen, so it is important. ठीक है, fine. Can you come to table 9.1 on NCERT? कुछ बातें कर लेंगे। टेबल 9.1 मिला? एवरीबॉडी, टेबल 9.1 मिला? हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। इनके ऊपर कंपैरिजन जो है यू विल फाइंड इट इन टेबल 9.1, सॉरी टेबल 9.1 करेक्ट। तो अब देखो, रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन 1 का होता है ना। हाइड्रोजन का मास नंबर तो आपको पता ही है, अप्रोक्सीमेटली इसको 1 ही बताते हैं। इसका मतलब जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिशियम है, उसमें ज्यादातर प्रोटियम ही होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम तो होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये बातें हैं, फाइन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एवरीबॉडी, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका ज्यादा मास होगा ऑब्वियसली उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम में ट्रिशियम सबसे ज्यादा, ठीक है। और डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी यही होगा ना एवरीबॉडी? बॉइलिंग पॉइंट में भी यही ट्रेंड है, सबसे पहले प्रोटियम, फिर देयर विल बी ड्यूटेरियम एंड देन ट्रिशियम, राइट? ओके, और डेंसिटी एवरीवन, डेंसिटी का क्या ट्रेंड होगा? डेंसिटी का भी सेम ट्रेंड यही होगा ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये एनसीईआरटी में दिया है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन समझ रहे हो? फ्यूजन में कराने में, पिघलाने में ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा बताओ? इसमें ड्यूटेरियम में लगेगा, ट्रिशियम के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? ट्रिशियम के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के लिए सारी चीजें देख ही रही हैं तुम्हें। अच्छा, सेम ही होगा। अच्छा एक चीज बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली H2 से ज्यादा D2 का होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हेवी बॉन्ड है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, जो तो भारी बॉन्ड है वो कम हिलेगा, राइट? एवरीबॉडी, ऑसिलेशंस उसके अंदर कम होंगे तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। ट्रिशियम के लिए एनसीईआरटी में डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? एवरीवन क्लियर? एनसीईआरटी के अंदर ट्रिशियम के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों में सेम होगा या अलग?
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये बताओ, ये तो सेम होना चाहिए ना। अरे ये तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, चाहे ये H2 हो या फिर D2, क्यों अलग होगा ये? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं हम। इज दैट क्लियर? जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो तो सेम ही होना चाहिए ना। कोई डाउट है? ओके, तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना एवरीवन? ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? ओके, ओके, जस्ट let me do one thing, let me just share this document. Okay, can you see this window? ठीक है, दिस इज, तो देखो अभी यहाँ पर हम इसको ही थोड़ा रीड कर लेंगे, अपना काम आसान होगा, क्योंकि इनिशियली थोड़ा याद करने का पार्ट तो है ही। तो अभी देखो बेसिकली इसमें क्या है, हाइड्रोजन की बात कर लिया। अच्छा, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये कुछ जनरल बातें हैं, तो पता है ना आपको, लैब में जलाया होगा, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, इस तरह से आवाज, 10th में पढ़ा होगा। तो अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का डिस्कवरी किसने किया था। एक साइंटिस्ट था हेनरी, यू कैन सी दिस हिज नेम, हेनरी कैवेंडिश था, और उसने इसको बताया कि एक इनफ्लेमेबल एलिमेंट है जो कि बेसिकली जल जाता है, राइट। और ये हेनरी डिस्कवर किया था और इसका नाम दिया था लेवॉइजर ने, ठीक है। अब ये सारी चीजें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है कि किसने दिया था और क्या नाम मतलब किसने डिस्कवर किया था। हाइड्रोजन इज रिलेटेड फ्रॉम हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी वाला चीज, बेसिकली अर्थ पे तो है नहीं ना, अर्थ पे तो है नहीं हाइड्रोजन ज्यादा, तो हमें जो हाइड्रोजन दिखता है वो पानी में दिखता है, राइट। तो हाइड्रो इस तरह से रखा है, हाइड्रो मतलब पानी, और जेन मतलब प्रोड्यूसर, पानी बनाने वाला जो है उसको हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल करें, ये तो जनरल बात हो गई, ये सारी बातें तो हम लोग कर ही चुके हैं, पोजीशन कहाँ कहाँ किसका किसका है, राइट। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? फाइन फाइन। तो अब आगे यदि बढ़े हम, तो अबंडेंस वगैरह की बात हम कर ही चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात हम कर ही चुके हैं, रिएक्शंस जो है वो तो है ही बेसिकली। अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो तुम्हें पता है ना, लाइक किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, और रिजेम्बलेंस जो है इसका ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के जैसा होता है, तो ऑब्वियसली ये तो उस तरह के एलिमेंट्स बनाए गए, तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये टेबल भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आइसोटोप्स जो है, मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एक होता है, तुमने ये पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ा है ना हाइड्रोकार्बन में, KH/KD रेट कांस्टेंट निकालते थे, या KD/KH, है ना। तो वो RDS देखते हैं कि किस केस में है, और RDS को यदि इन्फ्लुएंस करता है तो चेंज होगा, और नहीं तो नहीं होगा। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ बल्कि ग्रुप्स होते हैं, जैसे SO42 माइनस, जहाँ पे KH/KD जो है वो कंसिडरेबल होता है। खैर यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो अच्छा एक और चीज, जैसे ड्यूटेरियम का कौन सा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसके लिए पता करने के लिए, जैसे C2H2 की जगह तुम C2D2 लेके करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन निकलता है। तो ये RDS वगैरह यूज करते हैं ना निकालने के लिए, तो ये इसका कुछ यूज है, फाइन। तो ये तो जनरल बात हो गई। अच्छा, 3 फॉर्म्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक होता है सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन, और एक होता है ऑब्जर्व्ड और ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अच्छा, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओ? तुम्हारे पास है एटॉमिक हाइड्रोजन, तुम्हारे पास है नेसेंट हाइड्रोजन, और तुम्हारे पास है रिएक्टिव कौन होगा बताओ? एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, या फिर ऑक्लूडेड हाइड्रोजन? देखो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है इट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, ये समझ में आ रहा है क्यों? एवरीबॉडी, सबसे ज्यादा कोई रिएक्टिव होता है तो वो होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। वाई एटॉमिक हाइड्रोजन, हम क्यों एटॉमिक हाइड्रोजन को बोल रहे हैं? अरे जरा खुद सोचो, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? एवरीबॉडी, एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है? एटम के फॉर्म में है ना, इट इज नॉट
लेट्स से इट इज नॉट इन दी लेट्स से ये आइसोलेशन में है, किसी के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, और इसको बनाने के लिए तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ता है बहुत ज्यादा। एटॉमिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एक इंडिविजुअल एटम जब आइसोलेट होगा तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? इट इज इन अ स्टेट। देखो नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन याद है, H2 इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हो, ठीक है, और एक सर्टेन बॉन्ड लेंथ पे बॉन्ड बन रहा है। तो अब नेसेंट हाइड्रोजन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होता है एवरीबॉडी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दो हाइड्रोजन एटम्स का एनर्जी हम जीरो बताते हैं, और जब बाउंडेड स्टेट है वहां पे नेगेटिव बताते हैं। तो नेसेंट उन दोनों के बीच की स्टेट हुई, राइट एवरीबॉडी? नेसेंट उन दोनों के बीच की स्टेट हुई ना। अरे कुछ तो बोलो। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है? रिएक्शन में बने। तो एटॉमिक हाइड्रोजन पे एनर्जी यदि हम हाइड्रोजन की जीरो बताएं और बॉन्डेड हाइड्रोजन में एनर्जी हम नेगेटिव बताते हैं, तो नेसेंट हाइड्रोजन की एनर्जी तो दोनों के बीच में ही, यानी नेसेंट हाइड्रोजन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम से कम ही होनी चाहिए ना। ये बात समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी। तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है रिलेटिवली ज्यादा, मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन से तो कम ही रिएक्टिव होगा। तो एनर्जी की बात करें तो देखो हम समझा देते हैं तुम्हें क्या है इसका मतलब। एटॉमिक हाइड्रोजन तो जीरो एनर्जी मान लो, और डाई हाइड्रोजन नेगेटिव एनर्जी। तो नेसेंट इन दोनों के बीच में कुछ आता है। ये लिख लो एक बार नोटबुक में, एनर्जी ऑर्डर लिख लो। लिख लिया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये लिख लिया सबने? एटॉमिक हाइड्रोजन को जीरो एनर्जी दो और डाई हाइड्रोजन को नेगेटिव एनर्जी दो, तो नेसेंट इन दोनों के कहीं बीच में आ रहा है। इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है। अब ऑक्लूडेड हाइड्रोजन जानते हो क्या होता है? जैसे देखो यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? एक केमिकल रिएक्शन में बनता है। तो केमिकल रिएक्शन में एक दो हाइड्रोजन थोड़ी बनेगा, जब भी बनेगा ये किसी ना किसी के इंटरेक्शन के साथ रहेगा, ठीक है, और वो तुरंत H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी रिलेटिवली जो है नेसेंट की एटॉमिक से तो कम ही होती है। हमें एटॉमिक हाइड्रोजन एक्चुअली में कभी मिलता ही नहीं है एक्सपेरिमेंट में। ये समझ में आ रहा है? हमें एटॉमिक लेवल पे हाइड्रोजन कभी भी मिलेगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट में। अब बात करते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूजन की थोड़ी सी बात हमने इसमें की थी एवरीबॉडी। ऑक्लूजन की थोड़ी सी बात हमने कहाँ पे की थी, याद आ रही है? सरफेस में की थी, थोड़ी बात डी ब्लॉक में भी की थी। क्या होता है कि हाइड्रोजन एक हल्का गैस है और डिफ्यूज करते रहता है, तो कई बार जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड के, वहां बीच में फंसा रहता है, ठीक है। या तो सरफेस पे रह सकता है या सरफेस के अंदर जा सकता है। तो अब ऑक्लूजन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू एडसॉर्ब एनी गैस। अब एडसॉर्ब करेगा तो उसको ऑक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। क्लैथरेट्स भी इसी टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, राइट। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? एक्चुअली लिखवा ये सही तरीका है ना मैम, एक तरह से ओवरव्यू कराते जाऊं। नोट्स तो तुम्हें दे ही दिए हैं ना, क्योंकि उसमें टाइम बच जाता है अपना। लिखते रहेंगे, उसमें लिखेंगे, फिर उसमें टाइम जाता ही है। और कोशिश करो कि याद होते जाए। आई थिंक ये सारी चीजें तो याद हो रही होंगी ना? ओके। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर स्पिन। अच्छा ये दिख रहा है न्यूक्लियर स्पिन, एक होता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन। अच्छा तुम्हें क्या लगता है एवरीबॉडी, दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, जब वो सिमिलर पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आएंगे, तो तुम्हें क्या लगता है घूमेंगे? जैसे H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो H2 मॉलिक्यूल तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ा है, VBT के अंदर पढ़ा है। तो जब आएंगे दो लेट से न्यूक्लियस, तो क्या लगता है तुम्हें दोनों नजदीक आने के बाद स्टेशनरी रहेंगे या घूमने लगेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैंने पूछा क्या?
मैंने सवाल ये पूछा है कि मान लो तुम्हारे पास 2 न्यूक्लियस है हाइड्रोजन के केस में, राइट? तो वो नजदीक आएंगे तो घूमेंगे या फिर स्टेशनरी रहेंगे? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। रेडी? रिपेल करेंगे ना? तो अब तुम्हें ये शायद दिख रहा होगा, कैन यू सी दिस? तो अब देखो क्या है, जब 2 न्यूक्लियस नजदीक आके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो अब न्यूक्लियस घूमने लगते हैं, दे स्टार्ट रोटेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, ठीक है? तो अब उसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है ऑर्थो और एक होता है पैरा। ऑर्गेनिक में पैरा याद है ऑपोजिट होता है बेंजीन रिंग में, एक जैसे कि 1 2 3 4 1 4 सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? डायगोनली अपोजिट 180 डिग्री पे लगाते हैं ना ऑर्थो, सॉरी पैरा। और ऑर्थो क्या होता है बगल में, जस्ट 1 2 ऑर्थो और 1 4 पैरा, राइट? तो अब यहाँ पे भी वैसा ही कन्वेंशन है। ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में घूमेगा, और पैरा हाइड्रोजन का मतलब है कि न्यूक्लियस ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। ये दिख रहा है सबको? दिस इज ऑर्थो हाइड्रोजन in which the nucleus is rotating in the same direction, and parahydrogen is the form in which nucleus is rotating, ये घूम रहा है in the opposite direction। अच्छा ये बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? ये ड्रॉ करना है क्या एवरीबॉडी? डू यू वांट टू ड्रॉ दिस? You can draw this if you want to, or you can take a screenshot, whichever you feel like, जो भी तुम्हें सही लगता है। ये देखो इस तरह से बताया हुआ है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में। देखो एक्चुअली में क्या है, ये तो वीडियो ही मिलने चलेगा। यहाँ पे ऑर्थो में सेम डायरेक्शन में है और पैरा में अपोजिट। पैरा में अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट आते हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। एक सेकेंड रुको, है ना, यूट्यूब पे लेके जा रहा है इसको, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम ऑर्थो में सेम डायरेक्शन में जा रहा है और पैरा में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? ठीक है। तो पैरा में मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट होते हैं तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग, और ऑर्थो में सेम होते हैं तो दे स्टार्ट रिपेलिंग। ये कुछ समझ में आया? किसी भी कंपाउंड में ये चीज क्यों नहीं होती? दैट इज अ रिलेवेंट क्वेश्चन। सी, एक बात बताओ, श्रेयस हैज रेज्ड अ क्वेश्चन कि हर कंपाउंड में इस तरह का होता है क्या? एवरीबॉडी, हर कंपाउंड में इस तरह का होगा? तुम्हें क्या लगता है? हम हाइड्रोजन के केस में बात कर रहे हैं, बाकी कंपाउंड्स के साथ भेदभाव कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन है? अच्छा देखो, रिपल्शन हर जगह होता है, रिपल्शन हर जगह होता है, बट हर जगह घुमाने की बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन का जो है ना, इट इज अ सिंपली प्रोटॉन। हाइड्रोजन का कोई कंबाइंड सिस्टम नहीं है। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। बाकी किसी न्यूक्लियस में कंबाइंड सिस्टम होता है, उसमें मास डिफेक्ट आता है, राइट? मास डिफेक्ट आता है, वो कंबाइंड सिस्टम होता है, उसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन में, उसमें बहुत सारी की चीजें हैं। बट यहाँ पे प्रोटॉन एक इंडिपेंडेंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है। इनका हेवी न्यूक्लियस तो होता ही है, साथ में उसमें बहुत सारी और भी चीजें हो जाती है, तो एक प्रॉपर पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसलिए ये चीज जो है वो हाइड्रोजन के केस में ही देखने को मिलता है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। मतलब पैरा हाइड्रोजन में अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे और ऑर्थो हाइड्रोजन में सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। और ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बताओ एवरीबॉडी? देखो 0 केल्विन मतलब -250 पे तो सिर्फ और सिर्फ पैरा फॉर्म ही है। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ज्यादा इंटरनल एनर्जी किसका होगा? एवरीबॉडी बताओ, ज्यादा इंटरनल एनर्जी किसका होगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। इंटरनल एनर्जी ज्यादा किसका होगा? ऑर्थो का, बिकॉज सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स है तो रिपेल करते हैं। पैरा में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स है तो अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो
लोअर टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ पैराफॉर्म ही मिलेगा, राइट। लोअर टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ पैराफॉर्म ही मिलेगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो 75% और पैरा 25%। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पैराफॉर्म बढ़ता जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट के बाद वो टूट जाता है बॉन्ड, ठीक है। और ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री पे 3:1 रेशियो होता है। पैरा हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, सूजल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हायर टेम्परेचर पे तो वो चीज ज्यादा रहेगी ना। अच्छा एक बात बताओ, स्टेबिलिटी हमेशा क्यों ज्यादा रहेगा? स्टेबिलिटी तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती होती है, इज दैट क्लियर? अरे स्टेबिलिटी तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है ना। हम बोलते हैं कि कोई चीज ज्यादा स्टेबल है तो कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, और कम स्टेबल है तो ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। कॉन्सेप्ट तो ये है ना। अब तुम इस बात पे बहस कर सकते हो कि किसको कितना कम बताएं और किसको ज्यादा, तो कम और ज्यादा रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है तुम्हारे लिए 4 चपाती ज्यादा हो, तुम 4 से ज्यादा नहीं खा पाते तो, लेकिन कोई 14 भी खा सकता है, उसके लिए 14 भी कम हो। 14 के बाद कहेगा 2-4 और दो। सो लाइक वाइज थिंग्स आर रिलेटिव, कम और ज्यादा जो है ना, दे आर रिलेटिव टर्म्स। और हम सब अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं कि हम 25 डिग्री पे कंफर्टेबल हैं, तो अब 40 डिग्री अपने लिए ज्यादा है और 20 डिग्री से नीचे अपने लिए कम है। तो कम और ज्यादा का हिसाब नहीं है ना कुछ भी, रिलेटिव टर्म्स है। आगे बढ़ सकते हैं। ओके। अच्छा ऑर्थो और पैरा के सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे अलग अलग? एवरीबॉडी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे या अलग अलग? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगे ना। केमिकल, केमिकल बताओ। केमिकल सेम होंगे, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगे। ओके। अच्छा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तुम्हें क्या लगता है क्या मेथड होंगे? ये बताने की जरूरत है? एसिड में डालो, मेटल पे एसिड डालो हाइड्रोजन मिलता है, मेटल पे बेस डालो हाइड्रोजन मिलता है, ये बताने की लिखवाने की जरूरत है अलग से? ठीक है। अच्छा, पानी भी डालोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ तो भी हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। एस ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन डालोगे, मतलब पानी डालोगे तो भी हाइड्रोजन मिलेगा, राइट। कोल्ड वाटर हाईली रिएक्टिव, हॉट वाटर रिएक्टिव, ये सब पता ही है। अच्छा हाइड्राइड CH2 टाइप का हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी हाइड्रोजन मिलेगा ना। जैसे H माइनस है और वाटर से H प्लस देगा तो H2 बन जाएगा। ये सब लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, तुम्हें याद करने की जरूरत शायद नहीं होगी। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी तो जनरल चीजें हैं, लिखवाने की जरूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो दो तीन चीजें हैं। एक होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। कोल्ड वाटर हॉट वाटर से क्या फर्क पड़ेगा? देखो मैं जो काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मतलब जय पोटेशियम हो गया, उनको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं लगती, ठीक है। लेकिन यदि तुम बात कर लो आयरन वगैरह की, तो उनका एटमाइजेशन एनर्जी, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, उसको एक्टिवेशन लगता है, तो उसके लिए हॉट वाटर चाहिए, राइट। तो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी अलग अलग होते हैं रिएक्शन रेट्स, ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। और उसके बेसिस पे रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये कोल्ड से नहीं रिएक्ट करता है। कैन वी प्रिपेयर ऑर्थो? नो वी कांट डू दैट वेदांत, वी कांट डू दैट। we cannot prepare or best because chemical reactions तो देखो वेदांत is asking can we prepare ortho and para hydrogens separately, do you think it is possible? एवरीबॉडी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है ना, कैसे सेपरेट करोगे? नहीं कर सकते, दोनों साथ में बनेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो केमिकल रिएक्शन से तो बना ही नहीं सकते तुम। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? दोनों साथ में ही बनेंगे। ओके।
अब देखो बात है कि कुछ 2-3 मेथड्स हैं। एक होता है उयेनो मेथड। ये देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एक भी बार पूछा तो नहीं गया है। इसमें करते क्या है, एल्यूमिनियम को ट्रीट करते हैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या बनता है, ये बनता है पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। ये कुछ नया नहीं है, NaOH के साथ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हम लोग बनाते थे, यहाँ पर पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट है। कुछ अलग है एवरीबॉडी? ये भी रिएक्शन तो कॉमन ही है एवरीबॉडी। इसका नाम है उयेनो। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो 2-3 मेथड्स हैं, तो बॉश प्रोसेस और एक लेन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल कमर्शियल मेथड्स की अंदर। इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल मेथड्स के अंदर, जस्ट एक सेकेंड, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड हो गया, ठीक है। लेन प्रोसेस क्या है, देखो लेन प्रोसेस क्या है, स्टीम इज पास्ड ओवर रेट। देखो बेसिकली गर्म लोहे के ऊपर क्या डालोगे, गर्म लोहे के ऊपर पानी डाल दोगे, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइट बन जाता है और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, राइट। तो ये दिस इज योर लेन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें यदि तुम कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे तो तुम्हें मिलता है क्या, CO+H2। एवरीबॉडी CO+H2 का एक स्पेशल नाम है, डू यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सिन गैस बोलते हैं, SYNGAS, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिन गैस। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं SYN, सिन गैस। नाम सुना है? ये लिखो, दिस इज कॉल्ड SYN, सिन गैस। बिकॉज मैं इसी में कमेंट कर दूंगा, चलेगा ना एवरीबॉडी? तुम नोटबुक में लिखते जाना, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल केमिकल्स। इसको बहुत सारे केमिकल्स के बनाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिन गैस, मतलब सिंथेसाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं, CO+H2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन लेन प्रोसेस। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके, डन। आई हैड रिटन इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन, वो तो हटा ही दिया ना। इट इज कॉल्ड सिन गैस। CO+H2 जो है, इट इज CO+H2 is called सिन गैस। ये टेम्पररी मैं लिख रहा हूं, ये परमानेंट PDF में चेंज नहीं होंगे, ये चला ही जाएगा, बिकॉज it is used in the preparation of
मल्टीपल केमिकल्स, इसलिए इसको सिंथेसिस के लिए गैस बोलते हैं, या फिर केमिकल्स बोल लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको सिन गैस बोलते हैं। हाँ वीडियो तो डाल देंगे। तनेश क्या अभी जा रहे हो, सोने वाले हो क्या? ठीक है, रिटर्न एवरीवन। ओके, तो ये याद रहेगा लेन प्रोसेस, गर्म लोहे के ऊपर डालने का प्रोसेस। अब ये एक चीज नहीं है तुम्हारे लिए याद करने के लिए, तो एक काम करते जाओ, हो सकता है तो जो नई नई चीजें तो तुम्हें याद करनी पड़ रही है उनको लिखते जाओ। जैसे एक यूएनओ मेथड है, ये याद करना पड़ गया, ये लेन प्रोसेस है, ये याद करना पड़ गया। अब एक होता है बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस में करते क्या है, रेड हॉट कोक के ऊपर पानी डाल देते हैं, जैसे आयरन के ऊपर डाल रहे थे, यहाँ रेड हॉट कोक के ऊपर डाल रहे थे, तो यहाँ फिर से क्या बना एवरीबॉडी, दिस इज अगेन क्या है बताओ एवरीबॉडी, अगेन व्हाट इज दिस इज अगेन सिन गैस, दिख रहा है ये अगेन मिला ना सिन गैस। अब ये सिन गैस जो है, यदि तुम इसको पास करते हो फिर से, ठीक है, यदि तुम इसको पास करते हो फिर से H2O के साथ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा CO2 प्लस H2। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन एवरीबॉडी, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। देखो CO प्लस H2 को सिन गैस भी बोलते हैं या फिर वाटर गैस भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो, CO प्लस H2 को सिन गैस बोलते हैं या फिर वाटर गैस बोलते हैं। और वाटर गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन मतलब पानी पे डालो, मतलब बेसिकली स्टीम को पानी के ऊपर डालो तो तुम्हें मिलेगा, तो CO प्लस H2 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस। और इसको बोलेंगे, ये वाली रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। चाहो तो मैं अलग से लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, देखो जो अपना बॉश प्रोसेस है, बॉश प्रोसेस में क्या होता है, लेट अस टॉक अबाउट इट। जैसे तुमने कार्बन और H2O गैस का रिएक्शन करवाया, स्टीम का मतलब, तो तुम्हें मिलेगा, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस या फिर सिन गैस, जो भी इसको बोल दो, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस या फिर सिन गैस, ठीक है। अब CO प्लस H2 जो है, मतलब CO का जो मिक्सचर है, इसको फर्दर हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा CO2 प्लस H2। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। C प्लस H2 डायरेक्ट CO2 क्यों नहीं बनता, अरे क्योंकि रिएक्शन बड़ी स्लो है, कार्बन इतना रिएक्टिव होता ही नहीं है। अरे खुद सोचो, गर्म पानी डालोगे पेपर पे तो क्या बन जाता है CO2, जलता थोड़ी है। दिस इज कॉल्ड ब्रॉश प्रोसेस, गर्म कोयले के ऊपर पानी डालो, फाइन, एवरीडे रिटर्न, सबने लिख लिया ये, ओके। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सी, ऑब्वियसली नेचुरल गैस के कंबशन वगैरह तो है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो जानते हो ना, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस होता है एवरीबॉडी। हाइड्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड में हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होती है पता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है जितने भी, उसमें हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होती है एवरीबॉडी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्योंकि 1s ऑर्बिटल से बना है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन तो सबके साथ करता है, ये सब तुम्हें पता ही है, H2X के साथ क्या रहेगा, रिएक्टिविटी,
सी ये सारी चीजें बताने की जरूरत है क्या? रिएक्शंस जैसे किस किस के साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट सबके साथ रिएक्ट करता है ना, जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सबके साथ रिएक्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन O2 के साथ रिएक्ट करेगा, Na के साथ रिएक्ट करेगा, जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं सबके साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे F2 के साथ रिएक्ट करेगा ज्यादा रेट से, ऑब्वियसली रीजन तुम्हें पता ही है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सारे हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल। तो ये सब तो जनरल बात है, यूजेस वगैरह हो गया, यूजेस वगैरह तो जनरल हो गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना एवरीबॉडी? तुम्हें अभी तक याद करने की जरूरत कौन सी चीज पड़ी है बताओ एवरीबॉडी? अभी तक जो याद करने वाली काम है उसमें हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें। एवरीबॉडी प्लीज बताओ हमने नया क्या सीखा यार? एक स्पिन आइसोमर वाली बात सीखी है, ऑर्थो और पैरा होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने सीखा है, कौन सा एटॉमिक हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव होता है, राइट? फिर नेसेंट और सबसे कम जो होता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, राइट? अब इतना ही नहीं, 3 मेथड्स हैं। उयेनोस मेथड याद आ रहा है? उयेनोस मेथड KOH यूज करते हैं, ठीक है ना? एल्यूमिनियम पे KOH यूज करते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसमें NaLO2 के जैसा पोटेशियम मेटाएल्यूमिनेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन निकलता है। फिर लेंस प्रोसेस, गर्म लोहे पे पानी डालो। फिर होता है बॉश प्रोसेस, गर्म कोयले पे पानी डालो। फिर हर फर्दर हीटिंग पे CO प्लस H2 को वाटर गैस बोलते हैं। फिर फर्दर हीटिंग पे CO2 बन जाता है, उसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो इतनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। आई थिंक ये तो याद हो सकती हैं, 2-3 चीजें ही है, राइट? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अब हम बात कर लेते हैं हाइड्राइड्स की। तो देखो हाइड्राइड्स तो मेटेलिक हो सकते हैं, कोवलेंट हो सकते हैं और इंटरस्टिशियल भी हो सकते हैं, राइट? नॉन स्टोइशियोमेट्री, जिसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था। हाइड्राइड्स कैसे हो सकते हैं? मेटेलिक हो सकते हैं, मतलब आयनिक हो सकते हैं, कोवलेंट हो सकते हैं और इंटरस्टिशियल भी हो सकते हैं, राइट? अब देखो क्या है, आयनिक हाइड्राइड जैसे LiH हो गया, NaH हो गया, KH हो गया, RBH हो गया, ये सारी चीजें तो है नहीं ना। अच्छा, इसमें एक स्पेशल नेम है COH2, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिथ। ये एक नाम है जो आपको याद रखना है, कैन यू टेक डाउन दिस? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। ठीक है, CA, ये कमेंट डाल रहा हूं, इस पे लिखो हाइड्रोलिथ होता है क्या? CH2। ये कॉमन नाम है जो आपको याद होना चाहिए, ये लिख लो। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? LiH की, NaH की, KH की, RBH की या CSH की? सबसे ज्यादा LiH की होगी, राइट? छोटे आयन छोटे के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ये हमने शायद इसमें ही पढ़ा है इस ब्लॉक में। BeH2 और MgA2 में तुम्हें पता ही है ये कोवेलेंट होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं, ठीक है? डाउन द ग्रुप जाओगे जैसे जैसे लैटिस एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। रीजन वही है, सिमिलर साइज ऑफ आयंस जो है वो स्टेबल लैटिस बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी बनाता है, जैसे कि ये सारी चीजें तो जनरल है। आगे बढ़ सकते हैं ऑलरेडी, ये तो जनरल बात है ना एवरीबॉडी, ये तो जनरल बात है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स याद है? हम डी ब्लॉक में कुछ देर पहले ही पढ़े थे, कुछ दिन। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? वो अंदर के खाली जगह पे चले जाते हैं और जरूरी नहीं है उसमें स्टोइशियोमेट्री फिट बैठे, ठीक है? 100 मॉलिक्यूल पे 170 भी हो सकता है। तो उस केस में स्टोइशियोमेट्री हर बार फिट नहीं बैठती है और उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। नॉर्मल है ये सब, ये तो अपने पास पुरानी चीजें ही हैं। देखो हाइड्रोजन हम ऑलरेडी हर जगह पढ़ते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में पढ़ो, ऑर्गेनिक में पढ़ो, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी आता है ना। तो हाइड्रोजन के बारे में हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है? हाइड्रोजन के बारे में ऑलरेडी हमें बहुत सारी चीजें पता है, तो बहुत ज्यादा चीज हमें नहीं मिलेगी, स्पेशली जब हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे। कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे देखो कोवेलेंट हाइड्राइड्स में क्या क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज और इलेक्ट्रॉन लीज, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो एक जनरल बात हो गई। अब आ जाता है हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ठीक है ना? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स,
एनबी में कुछ नहीं लिखे, एनबी मतलब नोटबुक में, नोटबुक में मैंने कुछ नई नई अलग अलग चीजें जो कमेंट में लिखा है उसके बाद उसको लिख लो तुम। अच्छा तुम्हें नोटबुक में अलग से नोट्स बनाना है तो तुम जो एक्चुअली वो चीज का नोट्स बनाओ जो तुम भूलोगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बात की ना कि क्या क्या चीजें अपन भूल सकते हैं। हाइड्रोजन हम अलग अलग ब्लॉक्स में पढ़ते हैं तो वी ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाइड्रोजन, राइट? कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अब देखो क्या है, वाटर के बारे में तो जानते ही हो तुम लोग, एवरीबॉडी वाटर के बारे में जानते हो ना, या नहीं जानते हो? वाटर की प्रॉपर्टीज पता है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होता है, ठीक है। मेटल के साथ इसके रिएक्शंस होते हैं, ये सारे हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। तो ये तो जनरल बात होगी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेता हूँ इसमें आइस है या नहीं। हार्ड वाटर पे चला गया डायरेक्टली, आइस की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट आइस। अच्छा एक बात बताओ, व्हाई इज देयर सम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन वाटर एंड आइस? एवरीबॉडी डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? वाटर का ज्यादा होता है 4 डिग्री पे। तो आइस नॉर्मली फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई डज इट हैपन? व्हाई डज इट हैपन? अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेहतर किस में होगी, वाटर में या आइस में? एवरीबॉडी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेहतर किस में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बेहतर होती है, वाटर में या आइस में? एक्चुअली द आंसर इज आइस। आइस सॉलिडिफाई हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम है, तो ज्यादा इंटरेक्टिव फोर्स तो आइस में होगा ना। अरे तुम्हें पता है सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑब्वियसली आइस में बेहतर होगी और पानी में उतनी अच्छी नहीं होगी, तभी तो ये सॉलिड है। अब देखो क्या है, आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इतनी अच्छी होती है कि ये जो नॉन लीनियर बेंट मॉलिक्यूल है ये प्लेन में आ जाता है। समझ में आ रहा है ये एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रहा है? इस तरह के मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सेम प्लेन में आ जाते हैं और ये इनकी लेयर्स बन जाती है। जैसे मान लो दिस इज वन लेयर, ये एक लेयर बन गया, इसके नीचे एक अनदर लेयर होगा और इसके नीचे एक अनदर लेयर होगा। तो ये बीच में इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, ये केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। और बीच में वेकेंट स्पेसेस काफी ज्यादा होते हैं, खाली जगह काफी ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज लो डेंसिटी। सो इसलिए इसका क्या होता है, लो डेंसिटी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एकोमोडेट करने के लिए काफी खाली जगह क्रिएट कर देता है और इट हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में तुम्हें एक, नहीं दिस इज सारे की बात तो नहीं करते अभिलाषा, विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट आई मतलब वाटर ओनली। एनसीईआरटी मिला आपको? एनसीईआरटी में सी वन डायग्राम व्हिच इज लाइक दिस, उसमें वो लेयर वाइज दिखाया है, फिगर 9.2 मिला? तो why does water has मतलब why does ice have low density? It is because of this. मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजर हैं, क्लोज होने के मतलब नहीं है ना, यहाँ पर बेहतर प्लेन में आ जाना होता है, ठीक है। दूर इसलिए जाते हैं ताकि वो प्लेन में आ सके, लाइन में आ सके, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अकोमोडेट करने के लिए दूर जाते हैं। रिटन एवरीवन? ओके, तो ये हो गया आइस की बात। फाइन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट
हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर नाम सुना है ना? ओके, सो व्हाट इज हार्ड वाटर बताओ। हार्ड वाटर क्या होता है? अच्छा, सरफेस में क्या, तुमने वॉल्यूमेट्रिक में भी तो पढ़ा होगा हार्ड वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर वॉल्यूमेट्रिक में नहीं पढ़ा? हार्डनेस ऑफ वाटर वन निकालते थे ना पीपीएम में। हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जो कि क्लिनजिंग एक्शन को मतलब अफेक्ट करता है। जैसे तुम कभी गए गांव में और जो चापाकल होता है, बोरवेल, उससे उससे पानी निकाल करके नहा रहे हो, तो पर तुम्हारे साथ समस्या ये हो रही है कि झाग ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो झाग नहीं आ रही तो बड़ी तकलीफ, नहाओ कैसे? तो उस केस में वो हार्ड वाटर होता है, बिकॉज वो सोप के साथ एक रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है जिसको बोलते हैं scum. So it affects the cleansing action of soap and detergent, and that is why it is called hard water. Hard water क्यों होता है? It is because of insoluble salts of Mg2 plus and Ca2 plus. ये तो क्लियर है? अब इसमें दो तरह के हार्डनेस हैं, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किसके वजह से है? टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं दे आर थर्मली क्या बताओ? थर्मली अनस्टेबल। तो उनको हीट करोगे तो कार्बोनेट बनता है, और कार्बोनेट को तुम हटा सकते हो एज ए प्रेसिपिटेट। इज दैट क्लियर? कार्बोनेट इज समथिंग दैट यू कैन रिमूव बिकॉज इट इज अ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ एक तरीका हो गया हार्डनेस। ये गांव में करते भी हैं, जो बोरवेल का पानी है उसको उबालते हैं और उसको फिल्टर कर लेते हैं। उबाल करके फिल्टर करने का प्रोसेस तो गांव में करते हैं। आई डोंट नो इफ इट इज फॉलोड एट योर प्लेस। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस वाली बात क्लियर हुई? ओके, टेम्पररी हार्डनेस एक और तरीका है कि स्लेग लाइम डाल दो CaOH वोल्ट वाइज, ये भी CaCO3 बनाता है। यहाँ पे CaCO लिखा है, ये CaCO3 होगा यहाँ पे। ठीक है, CaCO3 होगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लार्क्स प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लार्क्स प्रोसेस। एनसीईआरटी में लिखा है, इसको बोलते हैं क्लार्क्स प्रोसेस। अच्छा, ये लिखना है क्या एवरीबॉडी? डू यू वांट टू राइट दिस? Because it is there in NCERT as well and it is over here as well. Do you want to write this? लिखना चाहो तो अलग से लिख लेना, है तो ये जनरल चीज है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं परमानेंट हार्डनेस की। अच्छा, एक बात बताओ, परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से होगा? एवरीबॉडी, परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से होगा बताओ? परमानेंट हार्डनेस इट इज बिकॉज ऑफ सल्फेट्स हो गया, क्लोराइड्स हो गया, इस तरह के सोल्यूबल सॉल्ट्स की वजह से, राइट? तो ये पानी में घुल जाते हैं और ये थर्मली स्टेबल भी है। मतलब समझ में आ रहा है? इनको गर्म करने पे भी तुम निकाल नहीं सकते हो। जैसे बाइकार्बोनेट जो है वो तो हीट करने में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, बट देर आर सर्टेन सॉल्ट्स विच आर सोल्यूबल इवन एट हाई टेम्परेचर्स एंड दे डू नॉट प्रेसिपिटेट। कोई दिक्कत है? तो कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि प्रेसिपिटेट नहीं करते, राइट? So there are certain salts which do not precipitate like the sulfates, chloride। तो उनके लिए क्या करेंगे बताओ? उनके लिए क्या करेंगे रेडी? उनके लिए क्या करेंगे? केमिकल मेथड यूज करेंगे ना। तो बेसिकली कुछ ऐसा चूज कर लो जो कि प्रेसिपिटेट बना दे। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होता है, तो वॉशिंग सोडा डाल दो, थोड़ा सस्ता भी है। वॉशिंग सोडा डालोगे Na2CO3, NaOTCO3 डालोगे तो यहाँ CaCO3 बन जाएगा। CaCO3 इज अ प्रेसिपिटेट। सो दिस इज वन मेथड। ठीक है, तुम NaOH डाल सकते हो, Mg के केस में वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। Na3PO4 डाल सकते हो, वो भी प्रेसिपिटेट कर देता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें वॉशिंग सोडा एनसीईआरटी लिखता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा एनसीईआरटी लिखता है क्योंकि इसको डालने पे प्रेसिपिटेट बन जाता है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके,
नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैलगन। देखो एक होता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड या हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तुम याद है हमने पढ़ा था HPO3 होल 6 होल N पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, याद आ रहा है? तो उसी तरह ही उसमें HPO3 होल N है, उसमें NaPO3 होल 6 है, तो ये तो वही चीज हो गई ना। इसको कैलगन बोलते हैं, जहां H प्लस की जगह पे Na प्लस आ गया, तो ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड कैलगन, जिसको बनेगा कैसे, पॉली हेक्सा पॉली जो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड है उसको तुम सोडियम के साथ ट्रीट करो तो ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कैलगन। ये एक याद करने वाली चीज है जो कि आपको याद करनी होगी। टेंशन मतलब हमने पिछले बार तक रिवाइज किया था, हम थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑलरेडी, इसको हम बोलेंगे कैलगन। तो अब ये कैलगन क्या करता है, देखो कैलगन इसको ट्रीट करोगे ना इसमें, तो ये कैल्शियम चला जाएगा कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स बनाने में कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा, सोडियम या कैल्शियम मैग्नीशियम, बताओ? कॉम्प्लेक्सेशन करने में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एवरीबॉडी, कॉम्प्लेक्सेशन करने में यही। तो अब ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं, और ये जो Na2SO4 है, ये हार्डनेस को अफेक्ट नहीं करता, ये हार्डनेस को अफेक्ट नहीं करता, और ये भी सॉल्युबल होता है कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तुम्हें क्या लगता है, सी और Mg कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के बाद क्या हार्डनेस अफेक्ट करेगा? कॉम्प्लेक्स पार्ट तो डिसोसिएट नहीं होता ना एवरीबॉडी। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या तुम्हें लगता है हार्डनेस अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है? ओके, तो अभी जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लें हार्डनेस के अंदर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिकॉज भूल सकते हैं हम। तो देखो हार्डनेस के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज बेसिकली जनरेटेड, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से जनरेट होता है? इट इज जनरेटेड, लास्ट में रिवाइज करते हैं, Na2SO4 पीटीपीटी कहां बनता है भाई? सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ग्रुप 1 की बढ़ती है डाउन द ग्रुप। अरे ग्रुप 2 वाले प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 1 वाले कहां होते हैं? एवरीबॉडी, Na2SO4 का प्रेसिपिटेट बनता है क्या? प्रेसिपिटेट नहीं बनता, वो ग्रुप 2 में बनता है। BaCO3 CaCO3 ये सब होते हैं प्रेसिपिटेट, Na2CO3 नहीं होता। Na2CO3 इनफैक्ट सस्ता बेस है, वो तो पानी में घुलता है, उसको यूज करते हैं, याद है मेटलर्जी में पढ़ा था, याद है हमने डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा था, याद आ रहा है? तो बेसिकली यदि हम रिवाइज करने के हिसाब से देखें तो हार्ड वाटर जो है और सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, Mg2+ के और Ca2+ के। जो टेम्पररी हार्डनेस है वो चला जाता है, कैसे जाता है, तुम हीट करोगे तब, जैसे बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं कार्बोनेट्स में, राइट? तो ये टेम्पररी हार्डनेस वैसे जाता है। परमानेंट हार्डनेस सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं वो नहीं जाते। पहला मेथड है क्लार्क्स मेथड, CaOH होल ट्वाइस डालो, CaCO3 बनेगा। दूसरा मेथड है वॉशिंग सोडा डालो, ठीक है? तीसरा मेथड है कैलगन, पॉलीमेटाफॉस्फेट डालते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर हार्डनेस को अफेक्ट नहीं करता। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। दूसरा क्या है, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेड। ये जियोलाइट याद आ रहा है तुम्हें एवरीबॉडी? जियोलाइट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, ये भी वही काम करेगा ना, जैसे Na2Z है तो ये क्या करेगा, CaZ बना देगा, ठीक है? ये CaZ बना देगा। तो अब ये CaZ को हम सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये भी एक तरह का वही तरीका है ना, आयन डिस्प्लेसमेंट का ही तरीका है, कुछ अलग तो है नहीं है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये भी तो एक तरह का वही तरीका है। अच्छा, लास्ट मेथड जो है आयन एक्सचेंज मेथड, ये बेहतर है, पता है क्यों एवरीबॉडी? आयन एक्सचेंज मेथड जो है इट इज द बेस्ट मेथड, क्यों? क्योंकि ये कटायन और अनायन दोनों हटाता है, ठीक है? ये कटायन भी हटाता है और अनायन भी हटाता है, ये दोनों को हटाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर मेथड। ये जो आयन एक्सचेंज रेजिंग मेथड है, इट इज अ बेटर मेथड। व्हाई इज इट अ बेटर मेथड? बिकॉज इट कैन रिमूव बोथ कटायन एंड अनायन। अब इसमें लिए दो रिएजेंट यूज करेंगे,
कटायन के लिए क्या करते हैं, देखो पहले तो देख लेते हैं क्या है। कटायन के लिए तुम यूज कर सकते हो COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूज करोगे तो जिससे क्या होगा, तुम RCOH को रिएक्ट कराते हो CaCl2 के साथ, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, राइट, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, और H+ निकल जाता है। अनायन के लिए क्या करोगे, NH3OH डाल दोगे तो ये NH3Cl बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दोनों निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं? अरे एसिड के लिए क्या करते हैं, एसिड H+ देता है तो H+ क्या करेगा, कटायन को रिप्लेस करेगा, और OH- क्या करता है, अनायन को रिप्लेस करेगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? हम लोग हर बार कटायन रिप्लेस करने के लिए क्या करते जा रहे थे, कोई कटायन देने वाला रिप्लेसमेंट देख रहे थे। अभी अनायन भी रिप्लेस करना है तो एक बेस ले लेंगे। समझ में आ रहा है? वो OH- देगा, Cl- को रिप्लेस करेगा, इतना ही तो है। लास्ट में रीजनरेट भी हो सकता है ये। एवरीबॉडी कोई दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी रिवाइज करने की जरूरत है, फिर से रिवाइज करा दूं रिमूवल मेथड्स में? लास्ट में रिवाइज करना मैं चाह रहा हूँ साथ में ही कराते जाऊं, क्योंकि लास्ट में हो सकता है। तो देखो सबसे पहला मेथड है, अभी नहीं करूं, ठीक है लास्ट में ही करते हैं फिर। ओके, अब बात कर लेते हैं हेवी वाटर। हेवी वाटर नाम सुना है? इसका यूज क्या है, इट इज यूज एज अ मॉडरेटर, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं, कूलेंट की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो H+ प्रोटॉन रहता है उससे भारी होता है तो रोक देता है, पहली चीज तो ये। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2O की ज्यादा होगी या D2O की? एवरीबॉडी एवरीबॉडी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2O की ज्यादा होगी या D2O की? D2O की ज्यादा होगी। अच्छा, H2O और D2O में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? D2O। अच्छा, रिडक्शन किसका ज्यादा आसान होगा? रिडक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि तो चला जाएगा डेटा वेस्ट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट तो ये सेपरेट कैसे करेंगे बताओ एवरीबॉडी, सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेट कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेरी गुड। ये सबको समझ में आ रहा है? यदि हमें H2O और D2O को सेपरेट करना है, so the method to be applied will be fractional distillation। ठीक है, यही सारी प्रॉपर्टीज है। D2O reacts in a similar way just like H2O। what is different, it is the rate of reaction which is different। ओके, अभी आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हें पता है हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसमें बचा है सिर्फ क्या, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो वेदांत? देखो रिडक्शन पोटेंशियल D+ का रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू H+, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी, वो मूव नहीं करता जल्दी, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे H+ का 0 होता है तो D+ का जो है वो 0 नहीं होता, इट इज नॉट डिफरेंट, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देखो हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है अभी, एंड इट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। रिवाइज कर ले इसके पहले जो अभी तक पढ़ा है, या फिर लास्ट में ही करेंगे? ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखो अभी तक हमने हाइड्रोजन में क्या क्या पढ़ा है जो हमें याद करने की जरूरत है। स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले क्या किया था बताओ एवरीबॉडी, सबसे पहले क्या किया था हमने? सबसे पहले देखो ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन याद आ रहा है? ऑर्थो पैरा में, ऑर्थो में सेम और अपोजिट होता है पैरा में, राइट। व्हाट कम्स नेक्स्ट? इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? तीन मेथड्स पढ़े थे, उयेनोज मेथड,
ठीक है, बॉश प्रोसेस, लेन प्रोसेस, राइट, ये 3 मेथड पढ़े थे, ठीक है। और एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, वो पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट याद करने वाली चीज क्या थी अपने पास, बताओ एवरीबॉडी, व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैड टू लर्न? हाइड्राइड्स याद करने की जरूरत तो नहीं है ना, हाइड्राइड्स तो नॉर्मली है। और वाटर की डेंसिटी जो है आइस वाली, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है, उससे डेंसिटी कैसे बढ़ती है। इसके बाद क्या याद करने लायक चीज, तो फिर सीधा हार्डनेस पे ही आ गए थे ना। उसके बाद नेक्स्ट याद करने वाली चीज तो सीधा हार्डनेस पे ही आ गए थे। अब हार्डनेस जो है वो टेम्पररी परमानेंट होता है, टेम्पररी बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है, उसको हीट करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि कार्बोनेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं। परमानेंट के लिए मेथड्स होते हैं, जैसे कि कैल्विन है, मतलब वॉशिंग सोडा से ट्रीट करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करो, ठीक है। और परम्यूटेड मेथड होता है, जियोलाइट मेथड, या फिर कैल्गन। कैल्गन अलग मेथड था। कैल्गन अलग क्यों था? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बनवा लेता था ना, याद है? कैल्गन क्या करता था? कॉम्प्लेक्स बनवा लेता था। किससे? Ca2 प्लस और Mg2 प्लस से, जिससे वो इंगेज हो जाते थे, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? एक तो ये तरीका है कि Ca2 प्लस और Mg2 प्लस जो है, Ca2 प्लस और Mg2 प्लस है, वो पानी में हार्डनेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो एक तरीका तो ये है कि उनको निकाल के बाहर फेंको, या फिर उनकी शादी किसी और से करवा दो। उनकी शादी किससे करवा दिया गया? लीगेंड से करवा दिया गया, राइट? अब वो कुछ नहीं करेंगे अपने काम में, अभी इंगेज है वो, सो दे विल नॉट कॉज हार्डनेस। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, अब उनका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनका स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आते हैं बात किसके ऊपर करते हैं। अब एक और मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड क्या करता है? दोनों हटा देता है। कटायन तो हटाता ही है, साथ में अनायन भी हटा देता है, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे? कटायन के लिए एक एसिड यूज कर लेते हैं RCOH, और अनायन के लिए बेस यूज कर लेते हैं RNH, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक में अमाइन का बेस ले लो, ठीक है, RNH2OH या RNH3OH, दोनों निकल जाएंगे। एवरीबॉडी इतना ही पढ़ा है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं है ना एवरीबॉडी? हाइड्रोजन में जो हमने पढ़ा है, अरे तुम एक पेज में लिख सकते हो इसको, जो हमने बात की अभी तक, यू कैन राइट इट इन 1 पेज, शायद उतना भी ना जरूरत पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 और वाटर है H2O, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है थर्मली? H2O। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बेहतर है एवरीबॉडी? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बेहतर है? H2O में। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, ये बताओ, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों सेम चीज है क्या? दोनों में अंतर समझ में आता है? देखो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो बॉन्ड बना वो कितना मजबूत है, और एक्सटेंट का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शंस हैं पॉसिबल। जैसे समझते हैं, एक क्लासरूम है, उसमें 4 बच्चे हैं, 4 लड़के और 4 लड़के हैं। अज्यूम करो कि एवरी बॉय विल बी कैन बी अट्रैक्टेड टू एवरी अदर गर्ल, एंड एवरी गर्ल कैन बी अट्रैक्टेड टू एवरी अदर बॉय, अज्यूम अ केस। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस कितने हैं? सोच सकते हो कितने होंगे? अब मान लो 10 लड़के 10 लड़के हैं, तो इंटरेक्शन के नंबर बढ़ जाएंगे ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो। 4 लड़के 50 लड़के हैं, 50 लड़के 4 लड़के हैं, तो जब नंबर्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे ना। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है कितना हाइड्रोजन या फिर कितना ऑक्सीजन है। तो H2O2 में ज्यादा है ना, तुम देख लो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो उसमें एक्सटेंट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर एवरीडी? H2O2 में एक्सटेंट ज्यादा होगा, और लेकिन स्ट्रेंथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का H2O में ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे -2 है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये तो एक जनरल बात होगी। ओके, H2O2 बनाओगे कैसे?
तुम्हें क्या लगता है क्या तरीका होना चाहिए? एवरीबॉडी, H2O2 बनाओगे कैसे? देखो बात कर लेते हैं H2O2 बनाने कैसे। H2O2 होता क्या है जरा सोचो, यही होता है ना, 2 H प्लस और O2 2 माइनस। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो तुम कोई भी ऐसा कंपाउंड लो जिसके अंदर पहले से पेरोक्साइड है और उसको वीक एसिड से ट्रीट करो, समझ में आ रहा है? डाइल्यूट HCl डालो या फिर डाइल्यूट एसिड, तो तुम्हें मिल जाएगा H2O2। एवरीबॉडी, तुम्हें मिल जाएगा H2O2 क्या? बड़ा मॉलिक्यूल की वजह से वेदांत एक्सटेंड ज्यादा नहीं है। एक्सटेंड ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ में आ रहा है वेदांत? इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, डाइल्यूट एसिड में क्या करेगा? सिर्फ H प्लस देगा, H2O2 बन जाएगा। ये मेथड काम कर सकता है क्या? एवरीबॉडी, ये मेथड काम कर सकता है? कुछ तो बोलो। अच्छा, कैन यू सी माय स्क्रीन? आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, कैन यू सी दिस? सब सो गए क्या? व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जैसे कोई भी ऐसा कंपाउंड लो जिसके अंदर पेरोक्साइड है, जैसे Pa2 प्लस O2 2 माइनस, राइट, और उसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवा दो जैसे H प्लस, तो वो H2O2 तुम्हें दे देगा, राइट? तो अब एक बात बताओ, क्या यहाँ मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकता हूँ? एवरीबॉडी, कैन आई यूज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ओवर हियर? नहीं, बताए क्यों? क्योंकि इट विल ऑक्सीडाइज द ऑक्सीजन फर्दर टू H2O। हमको H2O2 तो मिलेगा ही नहीं ना। देखो हमें क्या होता है, हाँ, हमें देखो रिड्यूस भी कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें H2O2 बनाना है जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि कंडीशंस काफी रेगुलेटेड है। यदि तुम स्टेबल कंडीशन कोई स्टेबल कंपाउंड बनाते हो तब तो तुम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि तुम्हें कोई अनस्टेबल कंपाउंड बनाना है तो तुम्हें थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो लेट अस कम बैक टू दिस। तो हमें अनस्टेबल कंपाउंड बनाना है तो हमें बड़े रेगुलेटेड कंडीशंस में करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आइस कोल्ड, देखो आइस कोल्ड यूज करते हैं बहुत ठंडा, या फिर कोई माइल्ड एसिड यूज करते हैं। जैसे देखो Na2, जैसे तुमने क्या किया है, कैलकुलेट अमाउंट, देखो क्या लिखा है, कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन, दिख रहा है तुम्हें? एवरीबॉडी, इन्होंने लिखा कौन सा एसिड है, कोल्ड डाइल्यूट, ठंडा एसिड यूज कर रहे हैं ताकि ऑक्सीडाइज इसको ना करे। और H2O2 जो है क्योंकि थर्मली अनस्टेबल होता है, गर्म करने पे टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 जो है वो यूज किया गया है। दूसरा क्या है, मर्क प्रोसेस बोलते हैं इसको, ये भी वही चीज है। यहाँ पे भी कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। कई जगह पे H2SO4 यूज करते ही नहीं है, बोलते हैं H3PO4 यूज करो। समझ में आ रहा है क्यों? एवरीबॉडी, H3PO4 यूज कर लो क्योंकि वो और बेकार एसिड है, तो वो ज्यादा बेहतर रेगुलेटेड रिजल्ट देगा। यू कैन आल्सो यूज H3PO4 एज वेल, दैट इज अ बेटर मेथड। तो ये तो याद रहेगा ना, ये तो ऐसी चीज नहीं है जो कि भूल जाओगे। एवरीबॉडी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना जो है, आई थिंक ये तो याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H3PO4 बेसिकली नहीं लेके जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन को, इसीलिए H3PO4 इज बेटर ओवर H2SO4। H2SO4 इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता है, बनाना आसान होता है। अच्छा, ये कुछ इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं। अच्छा, तुम्हें याद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जिसमें ओलियम वगैरह बना लेते थे? ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। डू यू रिमेम्बर दिस मेथड? यहाँ पे भी H2O2 बनता था, तुम्हें याद आ रहा है? कॉन्सेंट हाई चार्ज डेंसिटी या फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो वहां पे H2O2 बनता था। ये कुछ याद आ रहा है? तो ये वाली मेथड तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली है। दूसरा क्या है, इनको ऑक्सीडाइज करोगे तो जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे
ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा H2O2, ये दो हाइड्रोजन सिर्फ इसको जाके लग जाएगा। बेसिकली ये वाली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ भी ये वही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 2 इथाइल इंथाकिनोल वाले एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ये याद करने वाला नया पार्ट हो गया तुम्हारे लिए कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 ब्यूटाइल इंथाकिनोल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ओके। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 याद है सबको? एवरीबॉडी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 याद है ना? तो वो तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगी। ओके, प्योर H2O2 का यूज, अच्छा H2O2 का यूज कहाँ कहाँ होता है, कुछ समझ में आ रहा है? जो किसी को कट वगैरह जाए तो H2O2 यूज करते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक में। कान साफ करने के लिए किसी ने H2O2 ऐड करवाया है क्या? एवरीबॉडी, कान साफ करने के लिए, कान में यदि डर्ट हो जाता है ना तो उसमें भी H2O2 डालते हैं। यू कैन ट्राई दिस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड इट। या कान में इन्फेक्शन हो जाए, कान में कई बार घाव वगैरह हो जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कान में जो है मैच स्टिक डालते रहते हैं, तो उससे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी H2O2 यूज करते हैं। वैसे भी कुछ लोगों की आदत होती है कान में पेन करने की, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डन इट, तो वहां H2O2 यूज करते हैं, तो माइल्ड एंटीसेप्टिक है। और H2O2 तुमने देखा होगा कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और हल्का सा ब्लूइश कलर होता है, हल्का सा ब्लूइश, राइट? आदित्य सिंह बड़े एक्सपीरियंस लगते हैं, मेरे को बहुत चीज का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किस मामले में बोल रहे हो? ओके, देखो पानी में घुलता है, अल्कोहल में घुलता है, ईथर में घुलता है, हार्मफुल फॉर स्किन उतने भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका बताओ एवरीबॉडी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर एवरीबॉडी क्या है H2O2 का? -1 है। तो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये समझ में आ रहा है? ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, सो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत है? दूसरी चीज H2O2 जो है, how is THA added? What is that? How is that decided? That is decided on the basis of oxidation state shown by oxygen. Oxygen has a range from -2 to +2. ऑक्सीजन हमने पी ब्लॉक पढ़ा है ना, +2 तक जाता है OF2 और -2 तक जाता है। तो अब इसका -1 है, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा ना। इज दैट क्लियर अभिलाषा? फाइन। नेक्स्ट चीज की बात करें यदि, तो H2O2 जो है इट इज ऑलवेज स्टोर्ड, डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर सकता है ऑब्वियसली, एंड अलग अलग रिएक्शंस में इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? ओके, now H2O2 easily decompose, देखो obviously H2O2 अनस्टेबल है, O2 ज्यादा स्टेबल है, तो इसको डार्क बॉटल्स में वैक्स कोटेड बोतल में रखते हैं। वैक्स कोटेड मतलब समझ रहे हो? मेटल के कंटेनर में H2O2 तुम्हें नहीं मिलेगा, अंदर में वैक्स रहता है ताकि उसके डिकम्पोजिशन को रोके, और इसको हाँ मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। इट हैज अ कमर्शियल नेम, इट इज सोल्ड बाय द नेम पर हाइड्रोल, मार्केट में ये पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है।
and that is 30% solution of H2O2. स्टेबिलिटी देखो, नेसेंट ऑक्सीजन तो देगा ही है, डिकम्पोज करके नेसेंट ऑक्सीजन देता ही है, ठीक है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, ये ब्लीचिंग एजेंट होगा। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा ना, तो नेसेंट ऑक्सीजन हमने पढ़ा था उधर भी, पी ब्लॉक में भी ब्लीचिंग एजेंट बनाता है, तो ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है। कैसे बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन दोनों ये शो करेगा। ये इसके रिएक्शंस हैं, बट उसके पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसका स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी यू कैन रेफर टू द एनसीईआरटी। डू यू हैव एनसीईआरटी? एवरीबॉडी डू यू हैव एनसीईआरटी? कैन यू रेफर टू फिगर 9.3? डाइहाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, तो ऑब्वियसली बात है। स्ट्रक्चर ऑफ, तो अब तुम्हें दिख रहा है विच फिगर 9.3, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 मिला? ये डायग्राम उतना बेहतर नहीं है, बट दिस रिजेंबल्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। 9.3 H2O2 का सॉलिड फेज में और गैस फेज में डायग्राम मिला है, नहीं मिला तुम्हें? मिला ना? So don't, it has a structure which is called like open book, खुली किताब के जैसा स्ट्रक्चर है। तुम्हें दो फोटो बनाया होगा, एक सॉलिड स्टेट और एक गैस फेज, उसको बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है किसी ने किताब खोला हुआ है और उसमें उसको इस तरह से दिखाया गया। इट इज ए ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब तुम यदि देखोगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तुम जरा ध्यान दो, बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है गैस फेज में और हल्का कम है सॉलिड फेज में। मिला तुम्हें? सॉलिड और गैस बनाया हुआ होगा, तो वो तो ऑब्वियसली थोड़ा चेंजेस आते हैं गैस फेज में, इंटरेक्शन चूंकि कम है। बट यदि तुम बॉन्ड एंगल्स देखते हो, जो प्लेन के बीच का एंगल है दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। ये जो तुम्हें ये दिख रहा है, ये दो बुक के बीच का एंगल है दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। ये डाइहेड्रल एंगल जो है सॉलिड फेज में कंसिडरेबली कम हो गया है, ठीक है, और गैस फेज में ये रिलेटिवली काफी ज्यादा है। तो सॉलिड फेज में डाइहेड्रल एंगल कम होता है और गैस फेज में जो ये HOH बॉन्ड एंगल है जो तुम्हें यहाँ पे 94 दिख रहा है, ये कम होता है। अभी ये आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सॉलिड फेज में डाइहेड्रल एंगल कम होता है और गैस फेज में, हाँ ये पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये H2O2 में याद करने वाली चीज आपके पास क्या क्या होगी? एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल टू इथाइल इंथ्राक्विनोल हो गया, ठीक है, एक वो याद करने वाली पार्ट रही। दूसरी इसके स्ट्रक्चर जो है ना, उनकी एंगल्स की, जैसे सॉलिड स्टेट में जो एंगल है डाइहेड्रल दैट इज 90 और गैस स्टेट में 111, और जो HOO ये जो OOH बोल सकते हो, वो जो बॉन्ड एंगल है वो 94 और 101.9 जाता है। ये याद करने की चीज है। इसको स्ट्रक्चर का नाम देते हैं नॉन प्लेनर, या फिर इसको नाम दे सकते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, या फिर ओपन बुक स्ट्रक्चर, कॉपी बुक स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल सकते हो। एवरीबॉडी, तो H2O2 में क्या याद करने लायक है, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? स्ट्रक्चर याद करना है, ये चीज है एक स्ट्रक्चर आपको याद करना है, उसके एंगल्स सॉलिड में 90, डाइहेड्रल एंगल मतलब जो प्लेन्स के बीच का एंगल है ये वाला 1 और गैस में 111, ठीक है। अच्छा ये बात तो कर लिए, H2O2 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है एवरीबॉडी? H2O2 की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके रिएक्शंस। H2O2 की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है इसके रिएक्शंस, और ये इनफैक्ट पूरे हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब तक हमने किया नहीं है। पूरे हाइड्रोजन चैप्टर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है तो वो है रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2।
एनसीईआरटी ने 4-5 रिएक्शन ही लिखी हैं, बट वो जब भी आते हैं ना हाइड्रोजन से कुछ भी, तो वही क्वेश्चंस आते हैं H2O2 के रिएक्शंस। 90% केसेस में H2O2 के ऊपर ही सवाल आता है इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज रिएक्शंस ऑफ H2O2। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, तो इसको करना चाहिए ना हमें अच्छे से। तो ऑब्वियसली देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पूरे चैप्टर में, तो हमें सबसे पहली चीज क्या ध्यान देनी है कि H2O2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आ रहा है क्यों? Why? Because it is present in the intermediate oxidation state. The reason is that it is present in its intermediate oxidation state. Second thing, it can act as a bleaching agent. समझ में आ रहा है क्यों? Everybody, it can act as a bleaching agent. Why? Because it releases nascent oxygen. Okay. Any other? अभी तक तो इतना ही नहीं पढ़ा है। It is stored under wax coated bottles. समझ में आ रहा है क्यों? Everybody, why is it stored under wax coated bottles? Because it is very unstable and it decomposes easily. Right? Okay. ठीक है, तो सबसे पहले तो वो देखो जो एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने ये वाली रिएक्शन लिखी है कि H2 देखो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो अब जब H2S के साथ रिएक्ट करेगा या फिर PbS के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किसके जैसे काम करेगा बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? एवरीबॉडी, हम एनसीईआरटी के रिएक्शंस की बात करेंगे, ज्यादा नहीं। खुद जरा समझो, जब H2 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके साथ उसको तो और रिड्यूस हो नहीं सकता, तो उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? जब सल्फर अपने लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको और रिड्यूस कर सकता है क्या? ये नहीं कर सकता, तो अब उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरी चीज Fe+2 के साथ रिएक्ट करेगा। एवरीबॉडी, Fe+2 के साथ, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, Fe+2 के साथ। तो Fe+2 को और रिड्यूस तो नहीं कर सकता, तो Fe+2 को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये काम। एनसीईआरटी में तो दो ही रिएक्शन लिखे हैं ना, Fe+2 को +3 में कन्वर्ट करेगा और S2- को कन्वर्ट करेगा -2 से +6 में। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जैसे S2- और Fe2+, इनको कन्वर्ट करेगा, Fe2+ को +2 से +3 में और S2- को -2 से +6 में। एवरीबॉडी इतना याद रह सकता है? ठीक है, तो ये दो रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से मीडियम में? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनसीईआरटी ने लिखा है, एक और रिएक्शन लिखा है, Mn2+ को Mn4+ में कन्वर्ट करता है। मीडियम एसिडिक क्यों है? मीडियम एसिडिक का ऐसा कुछ है नहीं रीजन। मीडियम तो ये तो याद करने वाली चीज है, राइट? ये तो याद करने वाली चीज है ना, मीडियम तो कैसा होगा? मीडियम एसिडिक है, इट हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, अब देखो क्या है, बेसिक मीडियम में भी हम यदि बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में भी क्या करेगा? Mn+2 को +4 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, Mn+2 को +4 में कन्वर्ट करता है। तो ये तीन चीजें हैं जो तीन ही रिएक्शन है बेसिकली। एक तो Fe+2 को +3 में, Mn+2 को +4 में और S2- को +6 में। ये तीन रिएक्शंस तो हो सकता है ना। यहाँ पे कुछ और लिखा है, जैसे Na2SO3 को Na2SO4 में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो लिखा है। सल्फर H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बट हम बात करेंगे एनसीईआरटी वाली। एनसीईआरटी में कुछ और रिएक्शंस दिए हुए हैं। ओके, अब जरा सोचो, पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करना चाहिए इसको? एवरीबॉडी, KMnO4 पर मैंगनेट को ऑक्सीडाइज करेगा क्या ये? एवरीबॉडी, पर मैंगनेट को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? नहीं, तो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ना। और एसिडिक मीडियम में पर मैंगनेट का एन फैक्टर आपको पता है ना क्या होता है?
5 होता है तो Mn2+ में आएगा, तो ये रिएक्शन भी तुम्हें अलग नहीं है, तो जनरल वॉल्यूमेट्रिक का रिएक्शन है, ठीक है। फिर दूसरी जो रिएक्शन, और देखो क्या है, और बेसिक मीडियम में बताओ, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है, 5 3 1, याद आ रहा है, एवरीडे वीकली बेसिक में क्या होता है, 5 3 और 1। तो अब हल्का सा बेसिक मीडियम जो है उसमें क्या करेगा, MnO4- को +4 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये वाली रिएक्शन भी हमारे लिए पुरानी ही है। I2 को क्या करेगा, I2 को रिड्यूस करेगा I- में, I2 जो है, I2 को रिड्यूस करता है I- में, क्योंकि और वो नीचे ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। और तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन और आयोडीन में ऑक्सीजन बेहतर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ रहा है, मतलब H2O2 जो है वो I2 को रिड्यूस कर देगा I- में, उसके सामने वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये 2 3 चीजें ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। उसी तरह HOCl को में Cl- में कन्वर्ट कर देगा उसको, तो इतना ही तो है, ज्यादा कुछ तो नहीं है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। मीडियम याद रखना है, बिल्कुल अभिलाषा, मीडियम याद रखना है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, तुम्हारे पास मैंने बताया कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट करता है, तो इट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, मैंने तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की है, वो कंपाउंड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने PbS बात की, FeS भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। Fe2+ की बात की, इट कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? Everybody please respond. It can be in the form of a complex as well. I have only talked about oxidation states. I have not talked about the type of compound. In fact, Fe2+ को ऑक्सीडाइज करने वाली जो बात है वो एग्जाम में कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही पूछे हैं, मतलब FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव ऐसे करके पूछे हैं। वहां पर तुम्हें ना चमके शायद कि यार Fe2+ Fe3+ तो है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और ये भी देखो, जैसे Ag2O को तो रिड्यूस करेगा ही ना, ऑब्वियसली Ag2O तो अपने आप ही खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो H2O2 एक बार फिर से रिवाइज करें एवरीबॉडी। देखो हाइड्रोजन चैप्टर अपना खत्म हो गया है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो H2O2 ही है, आपको H2O2 पढ़ना है। इंपॉर्टेंट नोट्स लिख कर ग्रुप पे डाल दो। अरे यार नोट्स बनाओ तो बच्चों का काम है ना, मैंने बता तो दिया, मेरा काम बताना है। नोट्स तुम अपने हिसाब से बोल बनाओ ना। देखो नोट्स बनाने का मतलब क्या है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ सपोज, तो मैं सारी चीजें नहीं भूलूंगा, मुझे कुछ चीजें जो होंगी वो बार बार भूलूंगा मैं, तो मैं उसका बनाऊंगा जो मैं भूलता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो नोट्स तुम अपने लिए पर्सनलाइज्ड बनाओ। समझ में आ रही है? मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई जनरल नोट्स होगा तो आई अपलोड इन द ग्रुप, जैसे क्वालिटेटिव में करेंगे। बट जो तुम्हें खुद का नोट्स बनाना है वो तुम अपने हिसाब से बनाओ कि तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा क्या कंफर्ट लेवल है। सो इट इज बेटर कि यू शुड प्रिपेयर नोट्स ऑन योर ओन। और ये तो मैंने बता दिया कि ये पूरे चैप्टर में कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछी जाती है, तो वो H2O2 है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो मैंने हाईलाइट किया ना कि जब तुम ये चैप्टर रिवाइज करोगे सपोज, तो तुम H2O2 तो छोड़ नहीं सकते हो। बाकी चीज तो जनरल है, तुम याद भी रहेंगी, लेकिन H2O2 तुम नहीं छोड़ सकते, राइट, है ना। तो एक बार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिवाइज कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर कलरलेस ओडरलेस हल्का सा ब्लू कलर का लिक्विड होता है, जिसको वैक्स कॉटन बोतल में रखते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के कारण इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो डाइहेड्रल एंगल, जो दो प्लेन्स के बीच का एंगल होता है, वो सॉलिड स्टेट में 90 होता है, वो नजदीक आ जाते हैं सॉलिड में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और गैस में थोड़े दूर चले जाते हैं। बॉन्ड एंगल्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, गैस में 111 होता है, और वो एंगल्स का उल्टा हो जाता है, जो अंदर का एंगल है ना HOO एंगल, वो ऑपोजिट चलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक 101 एक 94। दूसरी चीज बनाओगे कैसे, प्रिपरेशन की बात है, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिपरेशन में आइस कोल्ड रेगुलेटेड करना है क्या, H2O2 कोई भी कंपाउंड जैसे पेरोक्साइड है उसको H+ दोगे तो H2O2 बनेगा, बट रेगुलेटेड होना चाहिए। आइस कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हो, या फिर मर्क्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। या फिर तुम यू इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, राइट, या फिर H3PO2 यूज करो, है ना। या फिर कॉन्सेंट्रेट, अब कमर्शियल मेथड में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करो। इज दैट क्लियर? 2 इथाइल एंथैल्पिनॉल का भी एक प्रोसेस है।
अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका, H2O2 का। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। PbS को PbSO4 में कन्वर्ट करता है, इज दैट क्लियर। और Mn2+ को Mn4, इतना ही तो है, तीन चीजें ही हैं, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। रिड्यूसिंग एक्शन की बात करें तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट करेगा MnO4- को Mn2 में, Mn+2 में, HOCl को Cl- में, I2 को I- में, I2 को I- में लेकिन बेसिक में करेगा, और MnO4- को 3 N फैक्टर होता है MnO2। तो इतना ही है एवरीबॉडी, दिस वाज अबाउट हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, सो दैट इज डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो ये अपना चैप्टर था हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज H2O2। तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में कोई डाउट है तो बताओ। हाइड्रोजन एंड कंपाउंड में किसी को कोई डाउट है? ओके, तो आज की क्लास के लिए क्या करें, शुड वी स्टार्ट क्वालिटेटिव, कर दें स्टार्ट, या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आराम से, क्या करना है बताओ। नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे। या कि इंट्रोडक्शन दे दूं, नेक्स्ट क्लास आज नहीं होगा, कल होगा सुबह। ओके फाइन, सो लेट अस टेक एन इंट्रोडक्शन। अभी कोई चैप्टर नहीं बाकी है, सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस बाकी है। ऑलरेडी अभी कोई चैप्टर बाकी है क्या? तो दिस इज लास्ट टॉपिक। क्वालिटेटिव एनालिसिस वैसे मेंस में नहीं आता है, पता है ना। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके है, उसमें होता है। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, क्वालिटी समझते हो, इट इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस। देखो एक्सपेरिमेंट करके कौन सा कटायन, एक्सपेरिमेंटल साइंस ये लैब वाली चीज है, बेसिकली लैब वर्क है, इट इज नॉट थ्योरी। समझ में आ रहा है, ये बेसिकली लैब वर्क है, इसमें कोई थ्योरी खास होता नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है विच इज इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ एसिडिक, एंड इसमें कोई थ्योरी ज्यादा नहीं है, दिस इज बेसिकली लैब वर्क, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स इन अ सॉल्ट, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी। एसिडिक और बेसिक रेडिकल मतलब क्या है, NaCl है, तो ये Na+ और ये Cl-। ये Na+ कहां से आया है, NaOH से, Cl- कहां से आया है, HCl से। तो जो बेस से आता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, जो कि होते हैं बेसिकली कटायन। और जो एसिड से आता है, जैसे ये एसिड है ना, तो इसको बोलेंगे एसिडिक रेडिकल, जो कि बेसिकली अनायन होता है। तो ये जो कटायन और अनायन ढूंढने का प्रोसेस एक्सपेरिमेंटली करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्या चीज है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो यहाँ सिर्फ क्वालिटेटिव है, मतलब समझ में आ रहा है, कुछ क्वांटिटी की बात हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ ये पता करेंगे कि कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है, राइट। सो राइट इट डाउन, इसको लिखो एक बार। तुमने कुछ लैब वर्क किया है इस बार, ऑलरेडी लैब वर्क कुछ किया है क्या?
अच्छा कहाँ करेंगे, नहीं किया है, ओके। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्ट, एवरीबॉडी सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एवरीबॉडी सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो सॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, सॉल्ट टेस्ट्स होते हैं, सॉल्ट के टेस्ट्स होते हैं, दो तरह के टेस्ट्स हैं, एक होता है ड्राई टेस्ट और दूसरा होता है वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो तुम लेट्स से यू मूव इनटू किचन, तुम किचन में चले जाते हो और तुम्हें नमक डालना है, सपोज तुम्हें नमक चाहिए, यूर लेट्स से कुकिंग समथिंग, तुम नमक जो है वो कैसे पता करोगे कि कौन सा नमक है? किसी भी चीज को उठा करके डाल दोगे क्या? कैसे पता चलेगा? वहां पर तुम क्या कोई टेस्ट करते हो Na+ और Cl- का? टेस्ट करोगे, ओके। नहीं, देखो फिजिकल अपीयरेंस करके चीज होती है, डब्बे पे तुम लेबल कर सकते हो बट नॉर्मली पीपल डोंट डू दैट। बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसके, कलर से। एनसीईआरटी में नहीं है ये सुजल, इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस एज आई टोल्ड यू, सो इट इज नॉट इन एनसीईआरटी। ये कोई अलग से टॉपिक होता ही नहीं है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस जो लैब वर्क है बेसिकली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में नहीं होगा ये। तो ठीक है, तो अभी बात ये है कि तुम देखते हो, सबसे पहले कलर देखते हो, टेक्सचर देखते हो, रंग देखते हो, राइट? तो उसके बेसिस पे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है? इट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट बेस्ड ऑन हीटिंग, हीटिंग भी कर सकते हैं, कलर, ठीक है, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई केमिकल टेस्ट नहीं करते, नो केमिकल रिएजेंट यहाँ यूज नहीं करते। और यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, इट इज नॉट कन्फर्मेटरी, ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट होता नहीं है, ठीक है? और ये क्या है, डिटेक्शन यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट, ये एक प्रॉपर केमिकल रिएजेंट के थ्रू करते हैं, एंड इट इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। एवरीबॉडी ये बात सबको समझ में आ रही है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सा है, बट पिछले केस में इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जैसे इट इज, जैसे कि इन योर केस क्या होगा, जैसे कि लैब में या फिर तुम किचन में जाते हो तो तुम्हारे पास व्हाइट कलर का एक ही सॉल्ट है और वो है NaCl, बट एक्चुअली में एस ब्लॉक के सारे सॉल्ट्स कलरलेस ही होते हैं, जिनका भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सारे के सारे कलरलेस ही होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो तुम किचन में तो बता सकते हो कि कौन सा NaCl है बेस्ड ऑन कलर ऑफ सॉल्ट्स, बट इज इट पॉसिबल टू डिटरमिन कि कौन सा व्हाइट, सारे व्हाइट कलर के सॉल्ट होंगे? इज दैट क्लियर? स्क्रॉल अप फॉर अ सेकेंड, ओके, लो कर दिया स्क्रॉल अप सुजल। डन। तो अब यदि तुम लैब में जाते हो तो सारे व्हाइट कलर के सॉल्ट हो जाएंगे, तो विल इट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट ओवर देयर एवरीबॉडी, विल इट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट ओवर देयर? वहां पे तो डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। तो ये तुमको क्या करेगा, ये तुम्हें पता चलेगा व्हाइट कलर का सॉल्ट NaCl है, KCl भी हो सकता है, ये क्या करेगा, तुम्हें हिंट्स देगा, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इट विल गिव यू हिंट्स, कोई कंफर्मेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? ये तुम्हें हिंट देगा। अब देखो, जैसे जनरल लाइफ में हम लोग भी क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई ईच अदर, जैसे तुम्हें कोई दोस्त ढूंढना है, अब हो सकता है दो की शक्लें मिलती हो तो तुम देख के ही पहचानते हो, राइट? लेकिन शक्ल का प्रिसिजन ज्यादा है, मतलब एवरीबॉडी हैज अ यूनिक फेस, राइट? सो दैट इज व्हाई डिसेक्शन इज इजी। बट यदि दो हम शक्ल होंगे
तो ब्लड ग्रुप चेक करोगे, डीएनए चेक करोगे, तुम्हें कंफर्मेटरी टेस्ट चाहिए हो, राइट। तो ड्राई टेस्ट वैसे ही है, देख करके, हीट करके, पानी में घुला करके, इस तरह से करके यदि पता चल जाए तो वो होता है ड्राई टेस्ट। और बहुत केसेस में, अब जैसे मान लो तुम्हें कोई सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है जो कि रेड कलर का है, राइट, रेड कलर का है, तो रेड कलर का सॉल्ट तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, जो तुम्हें पता है कि हम तुमने जो सॉल्ट ढूंढना है वो रेड कलर का है, तो व्हाइट कलर के सॉल्ट पे तो तुम नहीं टेस्ट करोगे ना। मान लो कुछ कलर व्हाइट है, कुछ ब्लू है, तो व्हाइट और ब्लू तो छोड़ दोगे, अब तो जो रेड वाले हैं उनमें ही तुम पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए टेस्ट करोगे, राइट। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो ड्राई टेस्ट क्या करता है, ड्राई टेस्ट एक छोटा सा तुम्हें हिंट देता है, कंफर्मेशन नहीं देता है, कि हिंट देता है, जिस हिंट का यूज करके तुम आगे के वेट टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। और वेट टेस्ट जो है प्रॉपर कोई रिएजेंट यूज करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट बनाएगा, या फिर कोई ऐसा रिएक्शन जो वही कंपाउंड देता है, सो दैट इज कॉल्ड वेट टेस्ट। जैसे बोरैक्स बीट टेस्ट क्या लगता है तुम्हें, ड्राई टेस्ट था या वेट टेस्ट था? एवरीबॉडी, हमने पी ब्लॉक में याद है बोरैक्स बीट टेस्ट पढ़ा था। बोरैक्स बीट टेस्ट वाज ड्राई टेस्ट, उसमें हमने कोई केमिकल रिएजेंट यूज किया ही नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली ये लैब वर्क है, बेसिकली यदि तुम ये लैब में करोगे तो ज्यादा बेहतर है और तुम्हें याद भी ज्यादा रहेगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेसिकली लैब वर्क, ठीक है एवरीबॉडी। प्रैक्टिकल करोगे तो इट विल बी बेटर। फ्लेम टेस्ट भी आते हैं, इसमें ही आते हैं, ड्राई टेस्ट में ही आते हैं। जो भी टेस्ट हो गए, फ्लेम टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, हीटिंग टेस्ट, बोरैक्स बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, ये सारे टेस्ट आते हैं ड्राई में। वेट टेस्ट में क्या है, अलग अलग रिएजेंट्स लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट ड्राई एंड वेट टेस्ट, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? इंडिकेटर्स यहाँ कुछ यूज नहीं होते हैं एवरीडे, इसमें किसी को डाउट है? फाइन, देन विल मीट टुमारो, क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब है नहीं, 10 मिनट है अपने पास, कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल टुमारो विल स्टार्ट एट द सेम टाइम 8 AM. Till then, goodbye.